वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। देखिए मैं रिवीजन करा रही हूँ वर्णमाला का। मैंने इसकी क्लासें चैनल में है, आप प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आप उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए मैं वर्णमाला का रिवीजन करा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार करिएगा। इसमें बताना है ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन इसके हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि या फिर ऊ। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द बाकी के छोटी ई हो गया, बड़ी ई और ऋषि ये हैं स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? देखिए तालु का उच्चारण स्थान बताना है कि तालु से कौन सा व्यंजन उच्चारित होता है। तो इसके ऑप्शन है क, ढ, छ और मा। तो देखिए जो तालु से व्यंजन उच्चारित होता है वो होता है सी नंबर, यानी कि छा। जो चा वर्ग होता है, जो चा वर्ग के वर्ण होते हैं वो तालु से उच्चारण होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है लुंठित ध्वनि है। इनमें से बताना है ऐसी कौन सी ध्वनि है जो लुंठित है। देखिए यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो देखिए जो लुंठित ध्वनि हो जाएगी वो हो जाएगी रा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ओष्ठ है स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो बताना है जो चारों दिए गए हैं ओष्ठ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण, इनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पा। देखिए पा का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, ये स्पर्श व्यंजन भी है। और देखिए जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो 1, 3, 5 होते हैं। तो इनमें से जो पा है वो पहले अक्षर पे आता है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। और अघोष भी पा में आता है, तो ये पा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाती है वो ध्वनि? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मक ध्वनि। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है या किस प्रकार की ध्वनि है? बताना है जो या है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तालव्य है, कंठ है या फिर दंतोष्ठ या फिर कंठोय है। तो देखिए जो या है वो किस प्रकार की ध्वनि है, वो है तालव्य। ठीक है, जो इसका उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न उच्चारण की दृष्टि से वाह है, तो वाह का उच्चारण स्थान बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसके ऑप्शन है ओष्ठ, कंठतालव्य या फिर दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो देखिए जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ठ से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो बताना जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वर कितने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो 11 होते हैं वो मूल स्वर होते हैं, सॉरी कुल स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक के उच्चारण में कौन कौन मतलब किसकी सहायता से बोली जाती ए जो होता है? तो इसके ऑप्शन है दंत ओष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु या फिर ईस तालु और इच्चू या से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जो ए का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों से मिलकर ए का उच्चारण स्थान निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए जो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है वो बताना है वो किस वर्ग में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालव्य। ठीक है, जो चा वर्ग होता है वो तालव्य से उच्चारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी ई और बड़ी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार बार पूछा जाता है। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है 17 में। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ई हो गया, बड़ी ई और ऋषि ये होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, बाकी पुल्लिंग होते हैं शब्द, तो आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये।
अगला देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है व्यंजन, व्याकरण, बोली या फिर स्वर। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। बाकी जो व्यंजन होते हैं उनको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं तो उनको हम व्यंजन कहते हैं। स्वर बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, जिनका मतलब यानी कि उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द, आ, क, श, आ मिलकर क्या बनेगा। इसका बताना है, ये संधि विच्छेद की तरह है तो ये मिलकर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्ष, यानी कि डी नंबर। देखिए, जो आधा दा बना है प्लस आ तो ये हो जाएगा पूरा दा, ठीक है। और जो का बना है प्लस शा हलंत लगा है प्लस आ, तो देखिए जो का और सा से मिलकर बनता है वो छतरी बनता है, ठीक है। बाकी ये आधा हो जाएगा प्लस आ कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो मिलकर हो जाएगा दक्ष, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है ढा वर्ग का उच्चारण स्थान डैश और वर्ग है। तो बताना है जो ढा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान किस वर्ग में आता है और किस मतलब पहले में आता है, दूसरे में आता है कि तीसरे में कि चौथे में आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका वर्ग हो जाएगा टा वर्ग में आता है ट, ठ, ड और ढा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फिर से प्रश्न को रिपीट करेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णमाला, ठीक है। जो लिप चिन्ह होते हैं यानी कि जो वर्णमाला के वर्ण होते हैं उसके जो क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है। तो बताना है जो हिंदी है, हिंदी वर्णमाला है उसमें हस्त स्वर कितने होते हैं। तो इसमें होते हैं 4, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 4 होते हैं हस्त स्वर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा आप लोग इसे। देखिए, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, मतलब कि उनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। बाकी वो मात्राएं जो उनकी मात्राएं होती हैं उनका प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग और आहार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो बताना जो संभल है वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो संयुक्त ध्वनि है या फिर द्वुत ध्वनि है या फिर युग्मक ध्वनि है या फिर संपर्क ध्वनि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपर्क ध्वनि, ठीक है। बाकी देखिए, संपर्क ध्वनि वो होती हैं जैसे एक अक्षर आ गया ये और एक आ गया ये, जिसमें मतलब बीच में आधा आता है और 2 विपरीत वर्णों के बीच में, उसे हम संपर्क ध्वनि कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आज का लास्ट है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा कौन सा है, कौन से स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लुप्त, ठीक है। प्लुप्त ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगते हैं, यानी कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम, ठीक है। जिसमें ओम ये बना रहता है ये काफ़ी समय लेता है बोलने में ओम, ठीक है। इसे दीर्घ स्वर की जो मात्राएं होती हैं उससे अधिक समय लगता है बोलने में। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है ओम, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ये रही आप लोगों के लिए हिंदी के वर्णमाला का रिवीजन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली पीईटी का और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसमें हिंदी आती है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।